हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही 15, 16, 17 मार्च को आपका वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक का ऑनलाइन पेपर हुआ था सीबीटी मोड में। मैंने आपको 16 तारीख वाला पेपर करवाया था। 16 मार्च का पेपर जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में, वो करवाया था लास्ट अभी 1-2 दिन पहले, शायद कल ही करवाया था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 17 मार्च को सेकंड पाली में जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी में, रीजनिंग में, जीएस में और उत्तराखंड जीके में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी जो परीक्षाएं होने वाले हैं। बहुत से एग्ज़ाम जो होंगे आयोग की तरफ से ये कथन आया है कि वो ऑनलाइन होंगे, तो इस लिहाज से हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। समझने आपने किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का जो पेपर है 17 मार्च वाला सेकंड शिफ्ट का, इसको भी एनालिसिस करते हैं। तो पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विधा की रचना है। 16 मार्च के पेपर में भी क्वेश्चन बना था, ये भक्तिन किसकी रचना है, और महादेवी वर्मा की थी उसमें। और 17 मार्च वाले पेपर में भी बना क्वेश्चन कि भक्तिन किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आजकल यूके ट्रिपल एससी ना केवल कवि से संबंधित, जीवन परिचय संबंधित जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं और जो रचनाएं हैं उनके अलावा भी उसके इतर भी उन रचनाओं की विधाएं पूछ लेता है कि कौन सी विधा, कहानी है, ये कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, स्मरण है, संस्मरण है, और या हमारा जीवनी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए इसका। तो भक्तिन जो है हमारा रेखाचित्र है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, रेखाचित्र। और इसके अलावा देखिए अतीत के चलचित्र वगैरह भी हमारे महादेवी वर्मा जी का ही एक रेखाचित्र है। कृष्ण भक्ति कवि कौन है निम्न में से। तो बहुत सिंपल था ये, कृष्ण की भक्ति सबसे ज़्यादा करती थी मीराबाई। बहुत सिंपल था ये तो। रामचरितमानस के कवि कौन है और किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस देखिए तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण रचना है और किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। दो बैलों की कथा के कहानीकार कौन है। तो दो बैलों की जो कथा लिखी है दोस्तों, वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। देखिए कितने क्वेश्चन हमारे जो हिंदी कवि परिचय वाला पोर्शन है वहाँ से बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमारी जो हिंदी कवि परिचय वाली ई बुक है उसको आप ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्मल रेंज में है। एक बार प्रेमचंद की जो ये पूछी गई है ना, देखिए दो बैलों की कथा, ई बुक में हम देख लेते हैं। तो ये है हमारी सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक दोस्तों, बहुत ही मामूली 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसमें देखिए कवि परिचय में जो भी पद्य खंड और गद्य खंड में कवि दिए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी वो दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा देखिए मीराबाई से ही बना था। तो मीराबाई के बारे में देखिए, मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति स्फुट पदों की रचनाकार है, तो इसलिए कृष्ण प्रेम में डूबी थी। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बना है देखिए तुलसीदास से क्वेश्चन बना है, तो वो वाला भी हम देख लेते हैं। बात देखिए तुलसीदास वाला क्वेश्चन, और इसके अलावा जो प्रेमचंद वाला क्वेश्चन बना है दोस्तों, मैंने बोला ना प्रेमचंद, देखिए प्रमुख रचनाएं जो है रामचरितमानस। ठीक है, तो ये सभी हमारी तुलसीदास जी की हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बताया, देखिए अंडरलाइन भी किया है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। बोला ना, देखिए आपको अगर ये बुक ली होती, जिसने भी पहले ली होगी उनको तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैं पहले बोला हूँ, दो क्वेश्चन आपके सामने यहीं पे हो गए। और इसके अलावा देखिए हम फिर मुंशी प्रेमचंद में चलते हैं सीधे। तो मुंशी प्रेमचंद में अगर हम देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की जो रचना थी 16 वाले एग्जाम में भी पूछी गई थी एकदम। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये ई बुक आप ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही A4 फ्रेंडली है ये, आराम से प्रिंट आउट निकालिए उसके बाद इसका। और जो महत्वपूर्ण रचना है उनके आगे मैं इंपॉर्टेंट भी लिखता हूँ देखिए, ताकि आप इनको अच्छे से याद रखें। देखिए मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते क्वेश्चन पूछा गया था ना, हरिशंकर परसाई जी 16 वाले एग्जाम में पूछा गया था, वो भी मैंने करवाया। अभी देखिए इसमें जो अभी का पेपर मैं करवा रहा हूँ इसमें देखिए मुंशी प्रेमचंद की आई है कहानियाँ। तो प्रमुख कहानियाँ देखिए मैंने ऑल इंपॉर्टेंट लिखा है, ऑल कहानियाँ जो यहाँ पे दी गई इनको याद तो आपने करना है। पूस की रात, अमृत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना, दो बैलों की कथा किसकी है, प्रेमचंद की है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन बनने दोस्तों इस ई बुक से। ठीक है, तो चलिए लौटते हैं पेपर पे। ई बुक लेने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इस वीडियो के, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो बैलों की कथा किसकी है, प्रेमचंद की है। इसके बाद देखिए मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह, ये भी ई बुक में हमने दिया है। पहाड़ पर लालटेन बहुत फेमस इनका काव्य संग्रह है। ब्रज भाषा किस राज्य की प्रचलित भाषा है, तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है ब्रज भाषा भी। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत ही कम मिलना है। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है दोस्तों अत्यंत कम। ठीक है, अत्यंत कम, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अत्यल्प शब्द में कौन सी संधि है, तो अत्यल्प में अति धन अल्प, अत्यल्प यानी कि यंग संधि हो जाएगी। गो शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो गो का तद्भव हो जाता है गाय।
मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? तो नहीं जाऊंगा निषेध वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य। ऑप्शन ए सही है इसमें। कूटवाचन, डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? तो डिकोडिंग, जो कूटवाचन होता है क्या होता है? तो संदेश के कोड का अर्थ समझना, ठीक है। तो डिकोडिंग करना मतलब कोई कोड है उसके अर्थ को समझना कहलाता है डिकोडिंग, कूटवाचन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं? तो देखिए 343 से हमारे पूरे अनुच्छेद हैं 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित। और ये जो हमारा हिंदी का कोर्स है ना, एप्लीकेशन पे हमारी हिंदी का जो पेड कोर्स है वहाँ पे बताया गया है आपको 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद क्या क्या बोलते हैं हिंदी के बारे में। उसमें जो 351 अनुच्छेद है वो हिंदी के विकास की बातें करता है, ठीक है। हिंदी राजभाषा होगी 343 में बोला गया है। उसके अलावा जो आगे के आर्टिकल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए डेप्थ में पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखिए इतनी गहराई में क्वेश्चन बनाया। आपका बंटी उपन्यास बहुत बार पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में, अभी बन गया। ई बुक में भी आपको दिया गया, मन्नू भंडारी जी की रचना है ये, उपन्यास विधा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो देखिए समूह जो है, लड़का, झुंड, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि भीड़ जो है स्त्रीलिंग होती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप जो भी शब्द है उसके आगे कोई विशेषण लगा दीजिए। जैसे समूह, देखिए समूह, अच्छा समूह या अच्छी समूह, अच्छा समूह सूट कर रहा है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अरे माफ़ कीजिएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़का, तो अच्छा लड़का सूट करे ना, अच्छी लड़का तो नहीं बोलते हम। वैसे अच्छा झुंड या अच्छी झुंड, तो अच्छा झुंड सूट कर रहा है। वैसे अच्छी भीड़ या अच्छा भीड़, तो अच्छी भीड़, भीड़ अच्छी थी, ठीक है। भीड़ बुरी थी, भीड़ बुरा था तो नहीं बोलते ना, बुरी। इकारांत, इकारांत जहाँ पे होगा स्त्रीलिंग, अकारांत, आकारांत जहाँ पे आएगा पुल्लिंग। समझ पा रहे हैं ना? बना के देखिए, कभी भी सेंटेंस बना के देखिए तो आपको उससे भी समझ में आएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। सही वर्तनी किस में है? तो अनुचित, बिल्कुल सही, शुद्ध है। छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखे जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो जो हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, महोदय, पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं 2 दिनों से ज्वर से पीड़ित हूँ। खाली खाली बंदा शादी में वहाँ बिल्कुल ठुमके लगा रहे हैं और पत्र में लिखा है कि मैं 2 दिन से ज्वर से पीड़ित हूँ। याद आए स्कूल के दिन, ठीक है। कई बार हमने भी किया है। और हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे, ऐसे ही करके एप्लीकेशन देते थे और दूर दूर क्रिकेट का बड़ा उसमें कीड़ा था अंदर। तो हम उस समय उस पत्र को लेकिन एक फॉर्मेट में लिखते थे, लिखते थे ना। ऐसा तो नहीं लिखते थे कि हेलो प्रधानाचार्य हाउ आर यू, क्या हाल है, ऐसा तो नहीं लिखते थे अनौपचारिक इनफॉर्मल की तरह। औपचारिक रूप में ही लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज डैश डैश महोदय सविनय निवेदन, इस प्रकार। तो एक फॉर्मेट, तो एक औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। इनमें से किस में, इनमें से किसे हम जनसंचार का बहुआयामी माध्यम कह सकते हैं? तो जनसंचार का सबसे बहुआयामी माध्यम, सबसे पॉपुलर माध्यम, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला माध्यम वर्तमान समय में कौन सा है? इंटरनेट है, ऑप्शन सी। जनसंचार वाले टॉपिक में मैंने कराया है हिंदी वाले पेड कोर्स में। कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार का दस्तावेज जारी होता है? तो सभी को एक साथ सूचना प्रवाह पहुंचाने के लिए जो दस्तावेज या पत्र जारी होता है वो कहलाता है परिपत्र, ठीक है। ऑप्शन बी, परिपत्र, बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है 4 होते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ज्यों जो होता है, ज्यों बोलते हैं इसको, ज्यों नहीं बोलते वैसे, ज्यों होता है, क्योंकि ये जौ और यों का कॉम्बो होता है, जौ और यों से मिलकर बना है ना, तभी ज्यों बोलते हैं इसको। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिंदी में कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4 हैं। कौन कौन से? एक तो ये ज्यों हो गया, दूसरा त्र हो गया, ठीक है, त धन र, और तीसरा हो गया स्र, ठीक है, स धन र, और चौथा हमारा हो गया क्षत्रिय, जो कि क धन स होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। मारवाड़ी किस राज्य में बोली प्रचलित है? तो ये तो बहुत ही, मारवाड़ी लोग वैसे याद आ गए होंगे आपको, राजस्थान किया होगा आपने। तो ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, मारवाड़ी राजस्थान के हुए। अगला देखिए यहाँ पर फिगर काउंटिंग का आ गया भैया। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बने पूरे। ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं दिए गए में, ठीक है। तो भैया इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। सबसे पहले तो सीधे डायरेक्ट काउंटिंग अगर हम 2-2 के पैटर्न में भी करते हैं तो 2 इस तरफ है तो 3 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और 2 के पैटर्न में इस तरफ से करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 3, यहाँ भी हो जाएंगे 6, और 2 8 2 10, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं काउंटिंग बताऊँ, देखिए 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद 6 ये वाला बन जाएगा दोस्तों, है ना। और 7 कौन सा बनेगा? देखिए 7 हमारा बन जाएगा, 7 बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है, ये 7 बन जाएगा। इसके अलावा ये वाला बन जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 और बनेंगे 8, ठीक है। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है दोस्तों, 8 ही होंगे क्या इसमें? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, रुकिए।
ठीक है, फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया 5। ये बन गया भैया हमारा 6। ठीक है, ये छठा बन गया। ये बन गया भैया हमारा 7वां। ये बन गया भैया हमारा 8वां। ठीक है, 8वां बन गया। ये बन गया भैया हमारा 9वां, पूरा ले लिया हमने। और ये बनेगा 9 होने चाहिए इसमें, 9 या 10, 10 दिया है इसने, 9 ही होगा इसमें सही आंसर। ठीक है, 10 कैसे होंगे ज़रा कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। मेरा तो 9 आ रहा है भैया इसमें। अगला देखिए, जो इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको ये चिन्ह रखने पड़ते हैं, तो कौन से इक्वेशन के बाद ये बैलेंस हो जाएगा समीकरण, ये बनाना पड़ता है। ऐसे ही देखिए सेम पेपर पैटर्न है। देखिए जो 16 को पेपर हुआ था वैसे क्वेश्चन 17 वाले में भी है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में कोई फेरबदल किया है। तो इसमें आपने बताना है, देखिए कौन जो क्यूट और ग्रीन को निरूपित करते हैं। तो सर्कल ग्रीन है, ये टॉय है, ये क्यूट है। क्यूट और ग्रीन देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो 4 जो है देखिए सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है ना। तो क्यूट और ग्रीन दोनों हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, बस वही वाला क्वेश्चन फिर यहाँ भी बन गया देखिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक व्यक्ति हमारा उत्तर को देखा है और व्यक्ति 45 डिग्री वामावर्त घूम गया। वामावर्त का मतलब होता है बाईं तरफ। ठीक है, और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो सबसे पहले उत्तर की तरफ मुंह बना के खड़ा है वो। 45 डिग्री यहाँ तक आ गया, 20 तक, यानी कि उत्तर पश्चिम में हो गई इसकी लोकेशन। अब यहाँ से टोटल 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। 90 और 45 से 135, यानी कि उसका मुंह ईस्ट की तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ। सही है। ठीक है, क्या कक्षाओं में सेलफोन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? कथन है। तर्क बोल रहा है हाँ, सेलफोन छात्रों का ध्यान भंग करते हैं। दूसरा, नहीं, सेलफोन के बिना छात्रों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल कल्पना नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर केवल कक्षा के बारे में बात की जा रही है भैया। कथन कक्षा के बारे में है, सार्वजनिक जीवन के बारे में नहीं है। तब जाके ये कथन भी हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पर केवल एक वाला तर्क के साथ जाएंगे, हाँ सेलफोन ध्यान भंग करते हैं, क्लास में ये यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल एक तर्क जो है प्रबल है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया आयोग ने भी। चलिए अगला कूट भाषा वाला क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। देखिए गुरुवार वाला क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। इसमें सिंपली देखिए 107 दिन है, आज गुरुवार है, तो 107 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सीधे 7 से भाग दे दीजिए। 107 में 7 से भाग देंगे तो 7 1 जा 7, बचा 3, 37 हुआ। और 7 5 जा 35, 35 बचा कितना? 2 शेष बचा। जो शेष बचता है उस डे में जोड़ देते हैं। तो आज गुरुवार है, अगला दिन जो होगा उससे 2 दिन बाद का दिन होगा गुरुवार के। तो 7 गुरुवार में अगर 2 दिन जोड़ते हैं तो शुक्रवार शनिवार, यानी कि शनिवार होगा। ठीक है, और कल का जो क्वेश्चन था उसमें ये बना था कि आज गुरुवार है तो 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 91 पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं 7 से, 13 सत्ते 91। ठीक है, और शेष कितना बच रहा है? 0। तो अगला जो 91 दिन के बाद भी वार आएगा गुरुवार ही होगा। ऐसे बनाना था इसको, सिंपल था ये। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये हमारे फिर से आ गया, देखिए दर्पण में रखेंगे कैसा दिखेगा। पन्ने को उल्टी तरफ से देखो, एग्जाम हॉल में लिखने के बाद वैसा ही दिखेगा। उस विकल्प को बदला जो युग्म में तर्क का अनुसरण करता है यहाँ पे। ठीक है, टॉक हमारा चैट, टेरर मतलब फियर, मतलब टॉक जो होती है चैट कहलाती है। चैट में टॉकिंग होती है ना, और टेरर अगर होगा तो आतंक होगा, तो फियर डर हो जाएगा भैया। अगली संख्या ज्ञात करनी है भैया, 5 12 26 54 110। तो 5 दूना 10 2 12, 12 दूना 24 2 26, 26 दूना 52 2 54, 54 दूना 108 110, 110 में दुगना करेंगे 220 और 2 22, 222। डबल कर रहा है अभी, 2 जोड़ दे रहा है। अब आगे भाई जीएस के क्वेश्चन देखिए। जीएस के, और फिर से मैंने बोला ना वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दी। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ रहा है तो थोड़ा ये पोर्शन अब हमने करना होगा। अपने समान दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करने में अमेरिकी उपनिवेश की मदद किसने की? इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया वर्ल्ड हिस्ट्री का भैया, ज़मीन खिसक गई मेरे तो पैरों के नीचों की। तो अपने समान दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करने में अमेरिकी उपनिवेशों की मदद करने वाला जो शासक था, लुई 14वां था। लुई 14 जो कि फ्रांस का राजा था, और वो ये बोलता था, इसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था? लुई 14वें ने कहा था। तो ये फ्रांस का राजा था। पेड़ की शाखाओं से मिलता जुलता अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है ना, जो पेड़ की शाखाएं जो ऐसे फैली होती हैं, ये ऐसा वाला जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दुमाकृतिक, यानी कि डेंड्रिटिक कहलाता है। ये ऑप्शन डी, ये तो भूगोल में दिया गया है बहुत जगह पे। अगर आपने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी होंगी तो शायद लूसेंट में तो है नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। निम्न में से कौन से राज्य 1960 में बनाए गए थे? तो बहुत ही देखिए
पढ़ने की आवश्यकता है, आप क्वेश्चन जिस हिसाब से बनने हैं, बहुत स्मार्ट स्टडी आप चाहिए आपको, ठीक है। एक पारंपरिक जो पढ़ाई चल रही है ना आपकी, उसको छोड़ते हुए आपको एक स्मार्ट स्टडी चाहिए अब। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? अब स्मार्ट स्टडी के लिए ये है दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं आज के पैटर्न के हिसाब से, अदर स्टेट के भी, उनको भी सॉल्व करना है हमने, तब जाके पैटर्न हमको समझ में आएगा। तो देखिए 1960 में जो राज्य बने थे वो महाराष्ट्र और गुजरात हैं। कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी है? 16 को भी बना था क्वेश्चन भैया, मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआई। जलियांवाला बाग अत्याचार किसने किया था? तो जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर। और इस डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह जी ने। इसीलिए उधम सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी लंदन गए और वहीं पे जाके गोली मार दी थी इस डायर को फिर, ठीक है। इन्हीं को सम्मान देने के लिए हमारे उत्तराखंड के एक जनपद का नाम उधम सिंह नगर जनपद है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये तो पारंपरिक क्वेश्चन है, 1931 में हुआ था। रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत पुस्तक 1936 में किसने लिखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये रिटर्न की गई थी जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व किसी एग्जाम में पूछा गया है, हमारे एग्जाम में नहीं आया लेकिन अन्य राज्य के किसी एग्जाम में। इसलिए मैं बोलता हूँ हर राज्य के जो भी पेपर होते हैं ना, उन पेपर को भी सॉल्व करना है आपने। उस राज्य का जो अपना जीके होता है उसको छोड़ दो, हिंदी के क्वेश्चन, उस राज्य के जीके के अलावा जो जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करो भाई। हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, जेएंडके के, हिमाचल के, जहाँ का भी पेपर मिलता है, तब जाके होगा बढ़िया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि होती है ना, जो हमारे दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ते लिखते हैं। तो ब्रेल, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि इसका आविष्कार किया था, इसीलिए उनकी याद में हम मनाते हैं 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। किस खाद्य एजेंसी ने लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट को मंजूरी दी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, देखिए। तो सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट की बिक्री को मंजूरी दी है, ठीक है। तो लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों क्या है? जैसे हम मशरूम प्रोडक्शन करते हैं ना, उसी टाइप से हमारा जो है मीट प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। इसी हिसाब से किसी की हत्या करे बिना, मीट का मतलब आर्टिफिशियल मीट, खाने में सेम चीज़ होंगी, वही न्यूट्रिशंस वगैरह भी उसमें रखे जाएंगे, प्रोटीन वगैरह भी, और लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा। भारत और चीन ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, 1972 में किए थे शिमला समझौता। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? पारंपरिक क्वेश्चन है, कोसी नदी। एसक्यूएल का पूरा रूप क्या है भैया? तो एसक्यूएल बहुत बार पूछा गया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सही उत्तर है। डांडी मार्च के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो डांडी मार्च 1930 में हुआ था भैया, और 30 के आसपास हमारा लॉर्ड इरविन ही था। अगले साल फिर इरविन गांधी पैक्ट होता है 1931 में। सिंपल क्वेश्चन था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन कब हुआ था? तो देखिए कुछ आंतरिक मतभेद हो गए थे, इसलिए 1934 में सीएसपी का गठन होता है। अगर हम इंडियन मूवमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं ना, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, तो उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पता चलता है। 1923 में स्वराज पार्टी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये सीएसपी आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी पार्टियाँ उभरती हैं। 1934 सही उत्तर है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 वाला कहलाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मिंटो मार्ले रिफॉर्म, और 1919 वाला मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं उनको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय महिला, अगर केवल पहली महिला पूछा होता फिर आंसर एनी बेसेंट होता, लेकिन भारतीय महिला पूछा तो सरोजिनी नायडू सही है। कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के लिए समय नियम निर्धारित करता है? तो बहुत सिंपल था, WTO, जो पहले गेट के नाम से फेमस था, इसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ था? निम्न में से किन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहले जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी? तो ये क्वेश्चन तो है, जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था, सिंपल है। 2009 में इसका नाम फिर मनरेगा कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के नाम पे, पहले इसका नाम नरेगा था। निम्नलिखित देशों में से किसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? बाप रे बाप, ये कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसके लिए आयोग को हमने सजेशन भेजने पड़ेंगे ईमेल के माध्यम से। UKSSC के हेल्पलाइन पे जो ईमेल है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जिनका कोई तुक नहीं है एग्जाम में पूछे जाने का। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 चाइना का है ये। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आप डाल रहे हो?
क्या मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को? आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन डालो, आप इंडियन हिस्ट्री के मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन डालो, आप इंडियन पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन डालो, जो चीज़ें हम जानेंगे जो हमारे काम भी आएंगे इन फ्यूचर। ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो होती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे विश्व बैंक के द्वारा अन्य रिपोर्टें भी आती हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको याद रखना है। कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज आ रही है, इसलिए देखो बोलता हूँ मैं। कौन बोलता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बनते? बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में तो कंप्यूटर दिया ही नहीं है। भैया यूके ट्रिपल एससी के सामान्य अध्ययन के सिलेबस में देखो, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनते हैं वहीं से तो बनते हैं, वो बात एक ही है। अलग से कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत जीएस के अंतर्गत दिया है कंप्यूटर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो है भी वो क्वेश्चन। कंप्यूटर किसके अंदर आता है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर तो आता है ना। तो कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। पाकिस्तान ने क्रमिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ शीत युद्ध किसके अधीन किया था? देखिए इतना पुराना क्वेश्चन दे दिया भैया, नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो। ये कोई क्वेश्चन ये सही नहीं हो रहा है, मतलब देखा जाए। लेकिन एक बात तो ये है, देखिए ये क्वेश्चन सभी के लिए कठिन है। ये क्वेश्चन हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बेहद कठिन है। ठीक है, बहुत सोचने का इसमें काम है, बहुत डेप्थ लेवल की, हाई लेवल की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तब जाके ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो सभी के लिए कठिन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए यूके ट्रिपल एससी ने। अगला देखिए, व्हाट डज डॉस इन एम एस डॉस स्टैंड्स फॉर? तो एम एस डॉस में डॉस का मतलब क्या होता है? डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किस क्रिकेटर ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड जीता है? यानी कि दशक का सबसे उदार क्रिकेटर, सबसे प्रेरणादायक क्रिकेटर दशक का, एक दशक का जो चुने गए वो महेंद्र सिंह धोनी। अखबार पढ़ो तभी कहता हूँ, ये एक बहुत चर्चा में थी खबर। भू आकृतियों, लैंडफॉर्म और उनके विकास से संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भू आकृतियाँ जो होती हैं ना, लैंडफॉर्म्स और उनके जो एवोल्यूशन होते हैं उससे रिलेटेड प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों भू आकृति विज्ञान। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। निम्न में से कौन सा निकाय 1982 में ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय के लिए स्थापित किया गया था? तो ये था नाबार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत फेमस है, 2005 में लागू हुआ था। चिनाब नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब हमारी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन सी। 30वां क्वेश्चन लास्ट है, देखिए निम्न में से कौन सा हमेशा सफ़ेद रंग में पंखों की तरह दिखने वाला पतला और पृथक बादल है? तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। पक्षाप मेघ क्या होते हैं? ठीक है, अलग अलग मेघों के प्रकार होते हैं ना, बादलों के भी। तो पक्षाप मेघ जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल ही क्या होते हैं? हल्के होते हैं, बिल्कुल पतले और पृथक, जैसे सफ़ेद पंखों की तरह, या कपासी मेघ होते हैं भी। ठीक है, तो पक्षाप मेघ हल्के सफ़ेद पंखों की तरह दिखते हैं। तो ये जीएस के क्वेश्चन थे, इसमें तो फिर भी ठीक आया था। लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर में तो बहुत ही वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी, इसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ कुछ क्वेश्चन सही आए थे, कुछ तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आए थे। अब आते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, मालपा भूस्खलन बहुत ज़्यादा चर्चा में था। मालपा भूस्खलन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान 1998 मालपा नामक प्लेस, पिथौरागढ़ जनपद धारचूला जो तहसील है उसके ऊपर एक प्लेस था, यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। 400 से अधिक लोग इसमें काल कलवित हो गए थे। इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना थी हमारी प्रतिमा देवी। ठीक है, प्रतिमा बेदी भी बोलते हैं जिनको, तो इनका भी निधन हो गया था इसमें। नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन इसी ट्रेजेडी में हुआ था। ठीक है, इसी बोल सकते हैं डिजास्टर में बोलेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी हिम नदी ग्लेशियर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है? तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर गढ़वाल में है? ठीक है, तो नामिक, रालम, सुंदर ढूंगा ये सभी कुमाऊं में है। डोकरयानी जो है वो गढ़वाल में है, सिंपल था। भारत का हरा स्वर्ग, देखिए एक नया क्वेश्चन मुझे भी मिला, ग्रीन पैराडाइज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन पैराडाइज ऑफ इंडिया अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। ठीक है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो कुछ लीक सेट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इस पर काम करना होगा। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज अपकमिंग आएंगी चैनल पे यूट्यूब पर, उन पर भी हमने फोकस करना होगा अब। अगला देखिए, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में ही है ये। निम्न में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में है? कांगटो नहीं है, केंसी कसंग नहीं है, घेट कांगड़ी नहीं है, भैया साफ पता चला नंदा खाट जो है हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को क्या कहते हैं? देखिए लास्ट वाले एग्जाम में 16 वाले में बना था कि उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को क्या कहते हैं, और इसमें बना है 17 वाले में कि मानसून को क्या कहते हैं। तो बरसात या मानसून को कहा जाता है बशक्याल। ठीक है, ऑप्शन डी, हालांकि सही नहीं दिया है, ये होता है बस
बसक्याल, ठीक है, बसक्याल बोलते हैं, या इसको चौमासा भी बोलते हैं बहुत जगह पे। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो बुरांस है, नो डाउट। होप जो हमारा पोर्टल शुरू किया गया था, देखिए ये हमारे उत्तराखंड ने ही शुरू किया था, होप नामक पोर्टल। मैंने करंट अफेयर वीडियो भी दी थी इस पर, त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में, ये जब हमारा माइग्रेशन हुआ था ना कोरोना के बाद उत्तराखंड राज्य में, तो उसमें होप पोर्टल बनाया गया था रोजगार देने के लिए। आदिवासी भाषा को, किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी थी? तो राजी जनजाति के है, ये बिल्कुल सही है, राजी। बिसु मेला किस जनजाति की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है? तो जौनसारियों का सबसे फेमस मेला है बिसु मेला। चंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोमचंद थे। उत्तराखंड में विवाह के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं जिसमें सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए भारत विवाह की पार्टी के आगे नृत्य करते हैं? तो देखिए, डांडिया तो हमारा नृत्य है नहीं, डिलीट हो गया। सूवी पाटलू हमारा नृत्य नहीं है, डिलीट हो गया। जानपद गीत हमारा नृत्य है नहीं, डिलीट हो गया। केवल सरव नृत्य बचा, जो अगर याद भी नहीं था वैसे कर लेता भैया, बाकी तो हमारे हैं ही नहीं ना। तभी थोड़ा, केवल आंसर आना बहुत ज़रूरी नहीं है एग्जाम में, आपको थोड़ा एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, ऑप्शन को हटाना ज़रूरी है। जिस दिन ये सीख जाओगे ना, आधा तो आपका स्कोर वैसे ही गेन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। कौन सा निम्नलिखित उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है? तो बहुत सिंपल है भाई, चमोली में है। किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री, लबसना की बात हो रही है तो लबसना भी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लबसना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड, हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है। हर किसी का ड्रीम होता है यहाँ पर जाके ट्रेनिंग लेने का और एक आईएएस के रूप में देश में सेवा देने का। उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्न में से किस जिले में उच्चतम कार्य सहभागिता दर 15 वर्ष और अधिक है? बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत लोगों के ऊपर से चले गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। उधमसिंह नगर। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं ना आगामी परीक्षाओं में दोस्तों, अगर बिल्कुल नहीं आ रहे तो छोड़ने के काम हो ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का आयु वर्ग है, ठीक है। तो ये तो दिया गया है बहुत सी बुक में, 10 से 14 वर्ष। सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा जिला चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पौड़ी तो नहीं करता भाई, हरिद्वार भी नहीं करता, अल्मोड़ा भी नहीं करता, चमोली करता है। उत्तराखंड के 3 ही जनपद है ना जो चीन से सीमा बनाते हैं। क्या नाम है भाई इनका? तो इनका नाम है कप। उत्तराखंड में एक कप है ना जो चीन से लगा हुआ है, ठीक है, कप, CUP कप। C फॉर चमोली, U फॉर उत्तरकाशी, P फॉर पिथौरागढ़। ये हमारे चीन तिब्बत सीमा को स्पर्श करते हैं और पिथौरागढ़ एकमात्र है जो चीन तिब्बत और नेपाल को स्पर्श करता है। 2 देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाला एकमात्र जनपद पिथौरागढ़। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाया गया था। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, मैंने आपको ये वीडियो दिया भी था, उसमें बताया गया था उधमसिंह नगर में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति आय किस जनपद में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है, सभी चीज़ें बताई। अगर आप परीक्षा वाली पुस्तक पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर भी दिया गया था उत्तराखंड में जारी हुई पहली मानव विकास रिपोर्ट, वहाँ पर सब चीज़ें बताई गई। जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा जो है पिथौरागढ़ जनपद की है, सबसे कम किस जनपद की है? हरिद्वार की है। ऐसे ही हमारी गरीबी का प्रतिशत सबसे कम उधमसिंह नगर में था। नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गोविंद बल्लभ पंत ने। कृष्णापुरी होता है वैसे, कृष्णापुरी, गोविंद बल्लभ पंत। ट्रैंकुलाइज्ड, जो बाघिन ट्रैंकुलाइज्ड होता है ना, ट्रैंकुलाइज करना एक गन होती है, उससे ट्रैंकुलाइज करते हैं बाघिनों को। और रेडियो कॉलर, नज़र रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर जो लगाना है, ये कौन से अभ्यारण्य में होता है? तो ये राजाजी में होता है, ठीक है, ज़्यादा, राजाजी बाघ अभ्यारण्य। कठिन क्वेश्चन है ये भी। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है। सरल क्वेश्चन था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात क्या है? देखिए 16 वाले एग्जाम में पूछ लिया था ग्रामीण लिंगानुपात, जो कि 1000 था। 1000 महिलाओं पे ग्रामीण लिंगानुपात उत्तराखंड का, 1000 पुरुष भी हैं, मतलब 1000 पुरुषों पर माफ़ कीजिएगा 1000 महिलाएं भी हैं। ग्रामीण लिंगानुपात बिल्कुल एक्यूरेट है उत्तराखंड का। यहाँ पर शहरी लिंगानुपात पूछा गया जो कि 884 है, ठीक है, ऑप्शन सी। गढ़वाल में गोरखा शासन कब समाप्त हुआ था? तो कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह पे 1815 में गोरखा शासन समाप्त हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल शुरू हो गया था, यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी। उत्तराखंड सरकार डैश डैश की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई नल जल कनेक्शन योजना शुरू करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो 1 रुपये की राशि में कनेक्शन मिलेगा
ये अखबार में बहुत बार न्यूज़ बनी थी इसकी, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ पढ़ो भैया, अखबार पढ़ना अपने इसे तैयारी के रूटीन में ज़रूर ऐड कर लेना, सफल होना है तो। बसंत पंचमी डैश डैश के सम्मान में मनाई जाती है, तो बसंत पंचमी जो गॉडेस सरस्वती हैं उनके सम्मान में होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। अभी हाल में ही हुई थी ना बसंत पंचमी। उड़ान योजना के अंतर्गत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की? तो उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा हमने ही तो शुरू की थी, उत्तराखंड ने। हिमालयी राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में उत्तराखंड का स्थान था पहला। ये क्वेश्चन भी भैया अखबार में आया था, ये बहुत हाईलाइट था। उत्तराखंड में देखिए जो हमारा निर्यात तत्परता सूचकांक था, और लास्ट जो हमारे 16 वाला पेपर बना था उसमें ये बना था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा हिमालयी राज्य प्रथम में रहा? तो ये भी उत्तराखंड था। हिमालयी राज्यों का पहला सम्मेलन किस राज्य में संपन्न हुआ? तो जितने भी हिमालयी राज्य उनका पहला सम्मेलन मसूरी में हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकता है, आगामी परीक्षाओं में बने, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए वित्तीय 2020-21 के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की जा रही है? बहुत ही अच्छी इस योजना को बहुत से लोगों ने बोला, और ये योजना कहला रही है मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा ना, देखिए क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सा पर्वतीय है। पर्वतीय महिला जो होती है बहुत कठिन परिश्रम करती है वो। अब क्या होता है, जब गर्भावस्था होती है उसकी, तो गर्भावस्था के दौरान उसको उचित पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए क्या होता है, बहुत बार जब भी हमारा प्रसव अवस्था आती है तो उसमें शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। बहुत से शिशु हमारे मर जाते हैं जन्म से पहले ही, है ना। तो इसको रोकने के लिए सौभाग्यवती योजना शुरू की गई 2020-21 में। इसके अंतर्गत जो हमारी महिलाएं होंगी गर्भावस्था के दौरान, इन महिलाओं को ना जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो इसके दौरान इनको जैसे काजू किशमिश, और इसके साथ साबुन, सैनिटाइज़र, और इसके साथ सैनिटरी पैड्स, कंबल, शॉल, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी साबुन, बहुत सी ऐसी चीज़ों का एक किट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत प्रेग्नेंट महिला को खाने की वस्तुओं से लेकर सफाई की वस्तुओं से लेकर एक पूरी एक किट बनाई जाएगी। उस किट को प्रेजेंट किया जाएगा उसको, ताकि उसको अच्छा खासा पोषण मिले, सफाई अच्छे से वो कर सके, अपना ध्यान रख सके, और सभी चीज़ें जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो सके वो करेंगे, ताकि जो हमारे शिशुओं का मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। तो ये है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन डाला था। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। नानकमत्ता डैम किस नदी पर बनाया गया था बोला गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ पे सही भी लग रहा है। अगर आप गूगल करेंगे, गुरु गोविंद सिंह के इतिहास की तरफ से हम पढ़ते हैं, नानकमत्ता में जो हमारा दरबार साहिब है, जो भी वहाँ पे हमारी बोल सकते हैं गुरुद्वारा है, उसके हिसाब से हम जाते हैं तो सरयू नदी ही दिखा रहा है। लेकिन सरयू नदी कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सरयू नदी हमारी बागेश्वर से प्रवाहित होकर आती है और पंचेश्वर नामक प्लेस में काली में समाहित हो जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ रह गया, हमारा तराई क्षेत्र सितारगंज का। नानकमत्ता जो क्षेत्र है सितारगंज के आसपास आ जाता है ना वो नानकमत्ता जो पूरा डैम हो गया है। तो इसमें सरयू दिखा रहा है, तो इसमें देखिए सरयू हो नहीं सकता। नंदौर नदी हाँ यहीं से जाती है, यहीं पे विलीन होती है नानकमत्ता डैम में। तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, लेकिन बनाया गया था के हिसाब से पौराणिक ग्रंथों में बोला गया है कि जो नानकमत्ता बांध है, पौराणिक ग्रंथों की बात नहीं करूँगा, माफ़ कीजिएगा, जो प्राचीन समय था हमारा, ये गुरु गोविंद सिंह का वाला टाइम पीरियड जो था ना, इस टाइम पीरियड के बाद की जो बात हो रही है, जब से डैम बनना शुरू हुआ, तो सरयू नदी पर ही बनाया गया। हो सकता है वहाँ पे लोकल कोई ऐसी धारा हो जिसको सरयू नाम दिया गया हो। तो ये देखने वाला प्रश्न होगा। आपको कुछ इसके बारे में पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन मेरे हिसाब से तो सरयू यहाँ पे ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। और वैसे भी देखिए एक ऑप्शन ये भी था कि मंदाकिनी तो है नहीं नानकमत्ता में, कोसी है नहीं, काली में सबने किया होगा, काली और सरयू में ही सबने सबसे ज़्यादा टिक किया होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन काली का भी कोई संबंध नहीं है ना, काली तो भारत नेपाल की सीमा बनाते हुए वहाँ को आगे निकल जाती है। छठी शताब्दी का रामशिला मंदिर किस किले के अंदर स्थित है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया इतिहास का। तो छठी शताब्दी का रामशिला टेम्पल मल्ला महल में स्थित है, ठीक है, मल्ला महल फोर्ट जो है अल्मोड़ा वाला। निम्न में से किसे द हिमाद्री के नाम से जाना था? तो हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है, भूगोल वाले चैप्टर में किया है ना हमने, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, बर्फ का घर। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर है? तो बहुत सिंपल है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारे देहरादून में है। अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो पिंडर से मिलती है, ठीक है। पंचप्रयाग देखिए क्वेश्चन बन रहा है पंचप्रयागों से भी, तो जितने भी पंचप्रयाग हमारे कौन से नदियों, सब में अलकनंदा तो है ही है, अलकनंदा के साथ कौन सी और अन्य नदी है वो पंचप्रयागों में आपने याद रखना है। पिथौरागढ़ किला किसने बनाया था? तो देखिए पिथौरागढ़ जो किला था ना,
इसका सबसे पहला नाम था बाउल की गढ़, बाउल की गढ़, ठीक है, बाउल की गढ़ इसका नाम था। गोरखाओं ने बनाए सबसे पहले, फिर हमारे अंग्रेज लोग आए तो भैया बाउल की गढ़ बन गया लंदन फोर्ट। अब वर्तमान समय में इसका नाम रखा गया है सोरगढ़, ठीक है, क्योंकि सोर घाटी है तो सोरगढ़ भी इसको कहा जाता है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे, भागीरथी पर है। उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन कौन सा है जो झाझरा वन रेंज में विकसित किया गया, ये बहुत चर्चा में था। अब आप लोग बोलते हैं कि देखिए यार करंट अफेयर्स चैनल पे ही नहीं मिलेगा आपको हमेशा, हो सकता है सबका बिजी शेड्यूल है तो कई बार करंट अफेयर मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए आप। न्यूज़पेपर में दिया गया था, ये मैंने इसको खुद रीड किया था। उत्तराखंड का पहला जो अर्बन फॉरेस्ट बना है वो देहरादून में बना है। झाझरा जो है देहरादून में है, साफ पता चलता है देहरादून में बना है करके आया था, तो इसका नाम है आनंद वन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, भावनगर अमरेली, ये हमारे रिलेट ही नहीं कर रहा नाम कोई, जिम कार्बेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। झाझरा है क्योंकि झाझरा वन रेंज में विकसित किया गया है, तो झाझरा तो बहुत से लोगों को पता होगा ना, देहरादून में है, तो जिम कार्बेट तो किसी ने किया नहीं होगा, जिसको पता नहीं है झाझरा का उसने किया होगा। अमराबलम जो है ये हमारा प्लेस ही नहीं है, दो ही तो ऑप्शन बचे थे बी और सी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शनों को कई बार डिलीट भी करना पड़ता है जिससे आप सही आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा आगे से एग्जाम में। कौन सी घाटी उत्तराखंड में, देखिए लालकला घाटी है ही नहीं कोई, पेंसिला घाटी नहीं है, भोर घाट हमारा है ही नहीं, वो पश्चिम घाट भोर घाट की बात हो रही है वहाँ हमारे, ठीक है। केवल ट्रेल घाटी साफ पता चल रहा है, तो ऐसे आंसर आ जा रहा है, देखो सिंपल सा है बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर 70% है, 70.70 दिया गया परीक्षा वाली आदि में, तो 70% वाला एक ही ऑप्शन है भाई, यही सही होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो भैया स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर का गंगोली आर्ट पिथौरागढ़ में है ये। लास्ट क्वेश्चन था देखिए उत्तराखंड जीएस का, निम्न में से विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए सबसे पुराना संस्थान कौन सा है। साफ साफ पता चल रहा है भैया, जो हमारा आईआईटी रुड़की है ना, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो हैदराबाद जोधपुर इंदौर देखना ही नहीं था आपने। आईआईटी रुड़की 1847 में स्थापित हुआ था, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस समय देखिए रुड़की में, अगर हम बोलते हैं ना भारत में पहली जो रेल चली थी कब चली थी, हर जगह पे आपको दिखता है कि 1853 में पहली रेल चली थी, ठीक है। 1853 में भारत में पहली रेल चली बम्बई से ठाणे के बीच में, लेकिन रुड़की में पहले ही रेल चल चुकी थी भैया 1851 में, लेकिन ये मालगाड़ी थी इसलिए इसका जिक्र नहीं होता है, ये मालगाड़ी थी। और जो 1853 में मुंबई से ठाणे जो ट्रेन चली थी ये हमारी रेलगाड़ी थी जिसमें आदमी बैठते थे। मालगाड़ी और रेलगाड़ी में भी तो अंतर होता है ना, मालगाड़ी में केवल सामान ढोते हैं, रेलगाड़ी में इंसान बैठते हैं, स्लीपर वगैरह होते हैं, सीट्स वगैरह होती हैं, तो ये अंतर है। लेकिन रुड़की में पहली रेल चली थी अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखते हैं, इसलिए रुड़की उसमें, और गंग नहर बन रही थी, तो रुड़की को इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा था। यही रीज़न था कि रुड़की में उन्होंने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया, ठीक है। बाद में जिसको आईआईटी का दर्जा भी मिला और ये सबसे प्राचीन है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। इसलिए हम आपको बोलते हैं जो भी मेरे डिस्क्रिप्टिव सेशन आते हैं ना यूट्यूब पर, उनको आप अच्छे से देखिए, केवल टेस्ट सीरीज देखने से ही नहीं होगा, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं। रटंती विद्या फलंती नाही, खाली थोड़ी बोलते हैं, रट्टू तोते की तरह पूरी लूसेंट चाट जाओगे, परीक्षाओं के चाट जाओगे, हिंदी चाट जाओगे, ये फिर भी ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक होगा। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पर आपके आईक्यू लेवल का परीक्षण होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे की तैयारी करनी है दोस्तों, और आगे की जो टेस्ट सीरीज आएगी ना जीके जीएस की, उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना, और कोई आपका कमेंट कोई सुझाव हो इस पेपर के बारे में तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।